वो कहाँ है? कबूतर। बियोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से ताल्लुक। बियोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम से ताल्लुक। जो कल आपने पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूं आपको। कल आपने ये पढ़ा था कि तमाम साइंसी मज़ामीन का आपस में करीबी ताल्लुक होता है क्योंकि सबकी बुनियाद एक है। बियोलॉजी में जानदारों के मुख्तलिफ पहलू के अमाल का मुताला किया जाता है, मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में डिस्कस किया जाता है तफसील के साथ। तो उसके साथ साथ दूसरी ब्रांचेस भी जानदारों के बारे में इल्म मुहैया करती हैं। फिर उसकी मिसाल दी थी उन्होंने कि जैसे हरकत के कवानीन फिजिक्स में होते हैं और जानवरों की टांगे होते हैं, इन सब के असूल एक जैसे हैं। फिर हमने पढ़ी थी बायोफिजिक्स, याद है? उसमें हमने पढ़ा था कि फिजिक्स के कवानीन का बियोलॉजिकल मज़ाहिर पर इतलाक, कि अगर फिजिक्स के कानून जानदारों के ऊपर लागू होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इसको बायोफिजिक्स कहते हैं। जैसे जानवरों की टांगे और लीवर के, फिजिक्स में लीवर के असूल एक जैसे हैं। फिर इसकी मैंने आपको डिटेल भी समझाई थी कि टांगे हमारे काम में कैसे आसानी पैदा करती हैं, लीवर हमारे काम में कैसे आसानी पैदा करते हैं। फिर हमने पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस, मुख्तलिफ कीमियाई कंपाउंड अगर वो किसी जानदार के अंदर मौजूद हों, उनका मुताला जब किया जाता है तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। याद है? तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, इसका मुताला बायोकेमिस्ट्री के अहाते में आता है। यहाँ तक पढ़ा था ना? फिर मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि कैसे इक्वेशन बनती है, वो केमिस्ट्री है। फिर ये अमल होता पौधों के अंदर है, पौधों का ताल्लुक बायोलॉजी से है। इसी तरह से फिर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसका फोटोसिंथेसिस के अमल का उलट जो है वो रेस्पिरेशन होता है। ये सारे अमल के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था। आज हमारा जो है ना वो है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स, पहले इसकी कॉमन मिसाल सुन लें, उसके बाद जो है ना इसकी किताब वाली मैं आपको समझाता हूं। हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं वो सारे गिनती में हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स और बियोलॉजी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं, कि इनका आपस में ताल्लुक हो ही नहीं सकता। कहाँ जानदार और कहाँ गिनती वगैरह, कहाँ चीजें, इनका आपस में लोग ताल्लुक नहीं जोड़ते। जबकि मैथमेटिक्स में गिनती होती है, हमारे तकरीबन हिस्से गिनती में है। जैसे कि हमारे दांत 32, नाक 1, जुबान 1, बेशक वो गलत जितना हो, बोलते बोलते थकती ना हो। इसके अलावा कान 2, आंखें 2, हड्डियां 206, पसलियां, फिर उसके अंदर उनकी तादाद आ जाती है 26। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जिस्म के पूरी हड्डियों की तादाद है वो सारी की सारी उनकी एक खास तादाद है जो हर इंसान के अंदर वैसी होती है। ये जो गिनती का ताल्लुक है वो मैथमेटिक्स से है। गिनती का ताल्लुक किससे है? मैथमेटिक्स से। लेकिन हमारा ताल्लुक बियोलॉजी से है। दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन आपकी यहां पे जो तारीफ बताई गई बायोमैथमेटिक्स की, इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स के असूल और तरीकों का बियोलॉजिकल मज़ाहिर पर इतलाक, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था। अब इसको मैं फिर आसान लफ्जों में समझा दूं कि मैथमेटिक्स के अगर असूल और तरीके, बियोलॉजिकल मज़ाहिर कहते हैं जानदारों के काम या अमाल, जानदारों के अमाल। अगर मैथमेटिक्स के असूल और तरीके जानदारों के ऊपर लागू होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है? अगर मैथमेटिक्स के असूल और तरीके
जानदार इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, इसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैथमेटिक्स का असूल और तरीके? मिसाल दी है, एक बायोलॉजिस्ट तजर्बा करता है, एक बायोलॉजिस्ट मुशाहिदा करता है, एक बायोलॉजिस्ट कोई हाइपोथेसिस बनाता है, कोई बात फर्ज करता है, अपनी वो बातों को वो नंबर शुमार की सूरत में लिखता है, आदादो शुमार की सूरत में लिखता है, गिनती की सूरत में लिखता है, टेबल बनाता है, चार्ट बनाता है, शक्लें बनाता है, डायग्राम बनाता है, तस्वीर बनाता है। इन सब का मुताला बायोमैथमेटिक्स है। ठीक है? एक बायोलॉजिस्ट जब कोई तजर्बा करता है, जब एक बायोलॉजिस्ट कोई तजर्बा करता है, वो अपने सारे तजर्बात को आदादो शुमार की सूरत में लिखता है। कैसे? एक बायोलॉजिस्ट है, उसने 3 तजर्बात किए, आई समझ? 3 तजर्बात किए, उसकी उसने टेबल बनाई, पहला तजर्बा लिखा, फिर दूसरे खाने के अंदर दूसरा तजर्बा लिखा, फिर तीसरे खाने के अंदर उसने तीसरा तजर्बा लिखा। अब ये जो तजर्बात हैं उसके लिए उसने लिखा 1, ये 2, ये 3। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये कौन है? मैथमेटिक्स है। फिर उसने टेबल बनाई, उसके अंदर पहला तजर्बा लिखा। अब उसके अंदर बेशक नाम तो साइंसदान का है, बन तो टेबल रही है। वो जो टेबल बन रही है, वो जो आदाद और शुमार है, वो जो तरीकाकार है, उसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बायो का मतलब जानदार, जियो का मतलब जमीन, ग्राफ का मतलब नक्शा बनाना या खींचना या बताना, आदाद व शुमार। जमीन के इसका ताल्लुक जमीन के मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाकों में स्पीशीज के फैलाव और मौजूदगी के मुताले से है। अब इसमें कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जैसे जोग्राफियाई इलाके हैं, स्पीशीज है, फैलाव है, मौजूदगी है। स्पीशीज के बारे में तो आप पढ़ के आए हो, वो क्या होती है वो जरा सुन लो। जानदारों की छोटी से छोटी इकाई जिसके तमाम अफराद आपस में फितरी तौर पर जिनसी तौलीद करके बारआवर जानदार पैदा कर सकें, उसे स्पीशीज कहते हैं। इसकी अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वो बात बढ़ जाएगी। हमने शुरू में भी पढ़ा था, पहले चैप्टर में, जब आप मस्कन पढ़ रहे थे, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है? इसकी डिटेल हम बताएंगे बाद में। फिलहाल फिर इस पे टाइम लगेगा, देखेंगे हम, ये पढ़ा लें, फिर इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। या भी देख लो पहले स्पीशीज होती क्या है। किसी और के पास है पॉइंटर? जानदारों की छोटी से छोटी इकाई जिसके तमाम अफराद आपस में फितरी तौर पर जिनसी तौलीद करके बारआवर जानदार पैदा कर सकें। समझो, जानदारों की छोटी से छोटी इकाई जिसके तमाम अफराद आपस में फितरी तौर पर, एक है फितरी तौर पर एक जिनसी तौलीद करें और एक बारआवर जानदार पैदा करें। हम इंसान हैं। अब जब हम सारे इंसानों की छोटी से छोटी इकाई क्या है कि ये इंसान की स्पीशीज है, आई समझ? इंसान की नस्लें हैं। वो क्या करें आपस में फितरी तौर पर। फितरी तौर पर का मतलब है जो कुदरत ने तरीका रखा है नर और मादा का आपस में मिलाप करना। नर भी उसी नस्ल की हो, मादा भी उसी नस्ल की हो। ये नहीं कि नर तो इंसान के बच्चे हूं, मादा गधी के बच्चे हूं, ऐसे ना हो। नर और मादा दोनों इंसान की स्पीशीज हों, आपस में वो मिलाप करें। उस मिलाप को कहते हैं
जिनसी तौलीद, क्या कहते हैं उसको, जिनसी तौलीद करके बारावर जानदार पैदा कर सके। बारावर का मतलब है ऐसे जानदार पैदा करें जिनके अंदर आगे नस्ल बढ़ाने की भी सलाहियत हो, जो आगे भी नस्ल बढ़ा सकें। फिर इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम जब इसका ये टॉपिक आएगा। फिर फिलहाल आपके लिए जो है वो आसान लफ्जों में यही कह सकता हूँ कि जानदारों की नस्ल, स्पीशीज किसे कह सकते हैं, जानदारों की नस्ल। जैसे हम सारे इंसान के बच्चे हैं, इंसान के हो ना सारे, हम इंसान की स्पीशीज हैं, आई समझ, इंसान की स्पीशीज। तो यहाँ पे है इसका ताल्लुक जमीन के मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाकों, जुग्राफियाई इलाकों का मतलब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पीशीज के फैलाव के, स्पीशीज यानी जानदारों, ये जमीन का हिस्सा है सारा। आप पढ़ रहे हो बायो जियोग्राफी, आप देखते हो कि इस जगह पे कौन सी नस्ल है, यहाँ इंसान है, यहाँ पे सांप रहते हैं, सहरा है, यहाँ पे कोई और जानवर रहते हैं, शेर चीते वगैरह रहते हैं। तो ये जमीन के मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाके हैं। जमीन के मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाकों में स्पीशीज के फैलाव यानी उनकी नस्लों का मौजूद होना, मुख्तलिफ जानदारों की नस्लों का पाया जाना, इसका मुताला और उसकी मौजूदगी के कितना फैले हुए हैं, यानी उनकी तादाद कितनी है, कितनी जगह को उन्होंने घेरा हुआ है और कितनी उनकी अक़साम पाई जाती है, इन सब का मुताला बायो जियोग्राफी कहलाता है। जब हम बायो जियोग्राफी का मुताला करते हैं, बायो जियोग्राफी के बारे में जानते हैं, तो हमें ना सिर्फ एक तो स्पीशीज की नस्लों का पता चल जाता है, जानदारों की अक़साम का पता चल जाता है कि कितने फैले हुए हैं, कितनी उनकी तादाद है, और दूसरी चीज का जो हमें इल्म होता है कि किस किस जगह पे कौन से जानदारों की, जमीन के कौन से इलाकों की क्या क्या खसूसियात है, वहां पे पाए जाने वाले जमीन के मुख्तलिफ जानदार कहाँ पे पाए जाते हैं और उनकी खसूसियात क्या है, उन इलाकों की खसूसियात क्या है, उनकी वहां पे क्या खासियत है, उन चीजों की क्या मशहूर है वहां पे, इन सब का इल्म जो है हमें बायो जियोग्राफी से होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आखिर में है बायो इकोनॉमिक्स। तुम्हें क्या नजर आ रहा हो, तो यहाँ जो बैठा पीछे जगह नहीं पड़ी कहीं पे, जान के बैठते हो। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहते हैं मुआशियात को, नफा या नुकसान का इल्म इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसका ताल्लुक मुआशी हवाले से जानदारों के नफा या नुकसान के मुताले से है, नफा या नुकसान के मुताले से है, मुआशी हवाले से। मुआशी कहते हैं नफा या नुकसान का इल्म, मुआशी हवाले से मुताले से है, मुआशी हवाले से जानदारों के मुताले से है। बस ये नफा नुकसान की बात भी बाद में है, इसका ताल्लुक मुआशी हवाले से जानदारों के मुताले से है। यानी बायो इकोनॉमिक्स में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, उनसे हासिल होने वाले नफा या नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मिसाल समझो, फिर ये बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पर एक किसान ने गंदम काश्त की, तुम खड़े हो जाओ, वहां खड़ा हो जाओ जी, खड़ा हो जाओ, आज मैं तुझसे सुनता हूँ सारा क्या पढ़ा है मैंने। एक किसान ने गंदम काश्त की, गंदम काश्त करता है कौन? किसान, फार्मर। एक किसान गंदम काश्त करता है, उसके ऊपर जितनी लागत आती है, लागत किसे कहते हैं? खर्चा। खर्चा कि कितना खर्चा हुआ है, गंदम पक गई है, उसने पानी लगाया, हल लगवाए, बीज डाला, उसके अंदर खाद डाली, आखिर में फसल पक गई है, उस वक्त तक जितना खर्चा आता है उसको कहते हैं लागत। कि कितना उसने लगाया है, लगाने से है लागत, जितना उसके ऊपर खर्चा आ गया है। किसान ने उस गंदम को अब क्या कर दिया, उसकी गंदम पक गई, पकने के बाद उसको बेचा, उस बेचने के बाद उससे जितना नफा आया या नुकसान आया, इसका मुताला बायो इकोनॉमिक्स चलाता है। गंदम कौन है? गंदम क्या है? और किसान का ताल्लुक, वो किसान जो है
उसका ताल्लुक किंगडम एनिमलिया जानवर से है, पौधे और जानवर का ताल्लुक किससे है? बायो से है। लेकिन नफा या नुकसान का जो इल्म है वो उसका किसके साथ ताल्लुक है? दोनों मिलके क्या बन गए? इस तरह से बायोलॉजी का हर शाख से ताल्लुक बनता या जुड़ता है। समझ आ गई सबको? अच्छे तरीके से। चलो